गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप मेरे सभी बच्चे सही होंगे। मैं आपको क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के अपने क्लास नोट्स जो मैंने स्कूल में लिखवाए वो आपको बता रहा हूँ। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, ये वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे अपना फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे रखना पड़ता है। जिस कमरे में मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि पंखे की भी आवाज़ ना आए, उस पंखे को मुझे ऑफ रखना पड़ता है। साथ ही इस टाइम जैसे कि मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रात के 10:58 हो रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जो इन्फॉर्मेशन है वो गेट कीजिए। बस आपका बेनिफिट होना चाहिए अल्टीमेटली। नाउ आ जाते हैं टीचिंग मोड पे। चैप्टर 3 इलेक्शन यानी चुनाव, रिप्रेजेंटेशन यानी अपना प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व का मतलब हिंदी में यह है कि आप किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, डिट डिपेंड ऑन यू। इलेक्शन का मतलब चुनाव। मेरे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। हु कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इस चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है? MP, MLA एंड इलेक्टिव मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन कौन होता है? MP, MLA एंड इलेक्टिव मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ECI। ECI इज नोन एज, क्या फुल फॉर्म है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत चुनाव आयोग। संविधानिक दर्जा है इस बॉडी का, और ये बॉडी जो है पूरे भारत में चुनाव को देखती है। किसकी मदद से? राज्य चुनाव आयोग की। राज्य चुनाव आयोग को इंग्लिश में कहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, अर्थात शॉर्ट फॉर्म में कहें तो SEC। S फॉर स्टेट, E फॉर इलेक्शन, C फॉर कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य की जो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है बॉडी, जो राज्य के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वो उसको अपने राज्य के जो लॉस है उसमें रजू रखती है, और ये वहाँ की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसको हर राज्य के अंदर पाई जाती है। भारत के 28-29 राज्यों में बहुत अच्छे से पाई जाती है। क्योंकि इसके ऊपर ही राज्य पंचायत के इलेक्शन कराना, नगर निगम के इलेक्शन कराना, नगर पालिकाओं के इलेक्शन कराना, इसी का काम है। यूपी में आपको नगर पालिका मिलेगी, दिल्ली में नगर निगम मिलेंगे। ठीक है, जो मेनली शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे नगर निगम मिलेंगे। और भारत जैसे शहर में, जैसे जो गांव का रूरल एरिया जहाँ आता है, जो गांव का एरिया आ रहा है, भारत में जो कस्बे आ रहे हैं, यहाँ पर नगर निगम टाइप मिलेंगे आपको, जस्ट लाइक अ NCD। ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, इस तरह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मिलेंगी बड़े में, और छोटे में नगर पालिका या नगर पालिका या नगर पंचायत। नगर पालिका ज़्यादा मिलती है ना। उनके इलेक्शन कौन देखता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। और इसको कौन ध्यान रखता है? इसको वाइडर स्तर पर, पूरे केंद्र सेंट्रल स्तर पर, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 4, विच ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इज फॉलोइंग इन द राज्यसभा इलेक्शन। राज्यसभा के इलेक्शन में कौन सा ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम फॉलो होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, हिंदी में कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज द टेम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी। भारत सरकार का कौन सा अंग लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है? भाई साहब, ये क्वेश्चन UPSC के अंदर आया है, आप मान सकते हैं इस बात को। UPPCS का रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और मेरे UGC नेट का एक रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हल्का स्टेटस का पेपर नहीं होता है वो। तो भाई साहब, आपकी जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट, उसको ही कहा जाता है डेमोक्रेसी का टेम्पल। ये मैं हर स्कूल में कराता हूँ ये क्वेश्चन, जब से मैंने अपने पेपर में देखा है। एक्सप्लेन वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है? मीन्स प्रेसिडेंट कैन होल्ड और डिले एनी बिल विदाउट एनी टाइम लिमिट। देयर इज नो पॉलिटिकल प्रेशर टू accept द बिल विदाउट देयर असेंट। मतलब प्रधानमंत्री के पास ये पावर है, किसी भी बिल को कितनी भी देर के लिए अपने पास रोक सकता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। हाँ, ये जरूर है, जब बिल उसके पास लोकसभा राज्यसभा से पास होकर आता है, वो मजबूर होता है, एक बार बिल को भेज सकता है, दूसरी बार बिल को भेज सकता है, तीसरी बार से पास करना होता है। पर यहाँ उसको वीटो पावर दे रखी है, जैसे UN के परमानेंट मेंबर्स के पास भी है, कि उस बिल को कितनी भी देर के लिए रोक सकता है। हमारे वैसे तो ऐसा है कि आपको पता होगा, भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी का फॉर्मेट यूज़ हुआ है, उसके अंदर हमें क्या चीज़ सिखाई गई है? उसके अंदर हमें ये सिखाया गया है डेमोक्रेसी के अंदर कि जिसकी प्रधानमंत्री होता है उसी का राष्ट्रपति होता है, उसी पॉलिटिकल पार्टी का। सब में एक सहमति होती है, एक दांत कटे की रोटी होती है, जो प्रधानमंत्री कहता है वो पास हो जाता है। तो भारत में प्रधानमंत्री पावरफुल है। इस टाइम मोदी की पावर से आपको सभी को पता होगा, तो ये बताने की शायद जरूरत नहीं लगनी चाहिए। पर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी बिल को कितनी भी दिन के लिए अपनी मर्जी से रोक सकता है, और उस पर जवाब भी ना दे, ये उसकी पावर का पार्ट है। तो
हमारे भारत में ज्ञानी जेल सिंह जी हुए थे 1986 में। उन्होंने डाक खाने का बिल रोक दिया था। डाक खाने वालों की अनयूजुअल डिमांड्स हो रही थी, जिसे सरकार ने मान लिया था और सरकार ने पॉलिटिकल बेनिफिट के तहत उसे पास करना चाहा था बिल को। ज्ञानी जेल सिंह ने जब तक रहे उसे रोक के रखा। और जहाँ तक मेरा छोटा सा ज्ञान है कि वो बहुत लंबे समय तक लंबित रहा और बाद में उस बिल को निरस्त ही कर दिया गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, वो सॉरी इसी चैप्टर का नेक्स्ट पेज। ये वो क्वेश्चन है जो मैं अपने बच्चों क्लास में लिखवाता हूँ, बार बार बता रहा हूँ। ये मेरे नोट्स में है, मेरा नोट बैंक है। ये रात के 11 बज रहे हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट्स। ये तो हर एग्जाम क्वेश्चन का पेपर है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, पता नहीं कितनों का है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया को बताता है, अमेंडमेंट प्रोसेस को बताता है, अमेंडमेंट से डील करता है? आर्टिकल 368। इन विच, और ये तो लॉ के पेपर में भी आता है, कोई कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा हो, कोई जुडिशरी की तैयारी कर रहा हो, ये क्वेश्चन आते ही आता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से है, मेनली स्पेशल अभी लॉ बॉडी से नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जुडिशरी से बहुत हेट है ड्यू टू डिले, तो उनको लिए हेल्प करेगा जो तैयारी कर रहे हो। इन विच आर्टिकल अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेंशन, अस्पष्टता अंत कहाँ किया गया भारत में? छूत का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में। ये तो एसएससी का पेट क्वेश्चन है, हर स्टेट के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूछता है, टीचर के एग्जाम में आ रहा है ये रेगुलर। इन विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, इसे हिंदी में कहते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। हाउ मेनी पर्सन आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा। लोकसभा में प्रेसिडेंट कितनी सीटों लोगों को अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट की एक पावर होती है लोकसभा और राज्यसभा में लोगों को अपॉइंट करना, तो कितने लोगों को अपॉइंट करते हैं? 2। लोकसभा में प्रेसिडेंट कितने लोगों को अपॉइंट करते हैं? नॉमिनेट मतलब 2। हाउ मेनी पीपल आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। राज्यसभा जो अपर हाउस है उसमें कितने मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट? 12। ये मेरे यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जब मैं पेपर बनाता हूँ, और ये रहते हैं, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं 2 बार हमें, फिर मैं उनको ट्रिक बताता हूँ। डिफरेंस बताया मैंने लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा छोटा हाउस है तो राज्यसभा बड़ा होगा। लोकसभा 550 मेंबर, तो राज्यसभा में 250 मेंबर होंगे, तो आप ज़्यादा लिख सकते थे। लोकसभा देयर इज 552 मेंबर्स एंड राज्यसभा 52 मेंबर्स। इट इज़ टेम्पररी हाउस, ये भंग हो सकता है। इट इज़ परमानेंट हाउस, राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस होता है। इट विल डिसॉल्व एट एनी टाइम ड्यू टू अविश्वास पत्र, ठीक है, कभी भी डिसॉल्व हो सकती है जब सरकार का अविश्वास पत्र पास हो जाए। और राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती क्योंकि परमानेंट हाउस है। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ नेक्स्ट पेज। अब क्या डिफरेंस होता है एक सिटीजन और एलियन के बीच? एलियन का मतलब फॉरेनर्स होता है। सिटीजन के पास जो है किसी कंट्री का परमानेंट रेजिडेंट होता है, जैसे मैं इंडियन रेजिडेंट हूँ, तो पर एलियन जो है परमानेंट रेजिडेंट नहीं होता। मैं बच्चों को ऐसा समझाता हूँ, ये देखिए मेरी तो सीधी ट्रिक है, एक याद कर लो दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा, नोट लग जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट मैंने जैसे बनाया, इट इज़ अ परमानेंट रेजिडेंट इन कंसर्न कंट्री, तो मैंने इट इज़ नॉट लगवा दिया यहाँ पे एलियन वाले में। तो बच्चों को याद करना आसान रहता है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं बच्चों को, सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं पढ़ना। इतना आसान कर दो सब्जेक्ट को, अपने कंटेंट को, कि बच्चा पढ़े और एक बार में याद हो जाए, सिर्फ पढ़ने वाले के लिए, बाकी के लिए नहीं पता। सेकंड, दे एंजॉय राइट टू वोट एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन। जो सिटीजन है इंडिया के किसी भी कंट्री के, वो राइट टू वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शन कर सकते हैं, पर फॉरनर को ये अलाउड नहीं है। मैं अमेरिका में जाके राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन नेता नहीं खड़ा हो सकता जब तक मैं सिटीजनशिप राइट यानी भारतीय नागरिकता ना त्याग दूँ, उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी ना कर लूँ। थर्ड, दे इंजॉय गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट। जो भी सरकार मुझे राशन दे रही है या मेरी सरकार मुझे जो जो फैसिलिटी दे रही है, हेल्थ फैसिलिटी, एक्सेट्रा, पुलिस सर्विस, तो वो मुझे सरकार से क्लेम कर सकता हूँ भाई मैं, पर फॉरनर नहीं क्लेम कर सकता वो चीज़ें कि मुझे यहाँ राशन भी दो, मैं इनकम टैक्स भरता हूँ तो मुझे ये फैसिलिटी भी दो, फलाना ढिमकाना। वो फॉरनर के लिए अलग होती है, बहुत सारी चीज़ होती है ऐसी। जैसे राइट टू वोट है सरकार ने मुझे दे रखा है, पर फॉरनर को नहीं देगी। इसमें क्या बताने वाला है, दे आर नेचुरल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। वो नेचुरल सिटीजन होते हैं, और जो एलियंस होते हैं वो किसी कंट्री के लिए दे एंजॉय नेचुरलाइज सिटीजनशिप, वो नेचुरलाइज है। इलेक्शन मैंने बताया क्या होता है, बच्चों को हमने टर्म में लिखवा दिया। व्हेन सिटीजन पार्टिसिपेट इन एनी मैटर एंड गिव प्रेफरेंस टू देयर चॉइस बाय देयर वोट इज कॉल्ड इलेक्शन। जब सिटीजन किसी वोट सिस्टम में प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं
और अपने वोट से कोई अपनी प्रेफरेंस बताते हैं, ये इलेक्शन कहलाता है। मिनिमम एज इलेक्शन की ऑल ओवर द वर्ल्ड 18 है। इसी को लेके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बना है। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, आप बुक में पढ़ेंगे, थोड़ा हार्ड और इजी दोनों मिलेगा, पर मैंने अपने बच्चों को अपनी लैंग्वेज में बहुत आसान तरीके से लिखवाया ताकि बच्चों को याद हो जाए, एटलीस्ट कुछ होप बिल्ड हो। व्हेन एनी सिटीजन गेट द एज ऑफ 18 ईयर्स, ही और शी और थर्ड जेंडर को भी इंक्लूड कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट की डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग। 2019 और 18 में ही कर लिया गया था, इसे 18 में कर लिया, 19 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो जो भी थर्ड जेंडर होगा गेट्स द राइट टू वोट एंड आल्सो गेट द ऑल टाइप ऑफ पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूडिंग UAE, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी UAF। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर हो जाएगा उसको राइट टू वोट मिल जाएगा ऑटोमेटिक, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। पहले ये केवल महिला और पुरुषों के लिए था, अब इसमें थर्ड जेंडर को इंक्लूड कर लिया गया है। थर्ड जेंडर मतलब ट्रांसजेंडर। और आप ट्रांसजेंडर को हल्के में मत लेना, DU के अंदर प्रोफेसरशिप कर रहे हैं ट्रांसजेंडर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। वो बात अलग है, वहाँ पार्शलिटी होगी और हटा दिया जाएगा उन्हें सिस्टम से। होता है हिंदी वालों के साथ, ये बहुत होता है, हिंदी मीडियम वालों के साथ, मैं भी उसका एक एग्जाम्पल हूँ। बट सिस्टम के अंदर अपॉर्चुनिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। और देखिए क्या हो रहा है। आपको मैं बता दूं, इस समय भारत के अंदर मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ITO पे है, लोक प्रशासन का। वहाँ का मैं परमानेंट मेंबर हूँ लाइफ टाइम बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। तो मैं अभी 5 ट्रांसजेंडर को ऐसे जानता हूँ जो इस टाइम भारत में IS के पद पे कार्यरत है। तो आप इस कम्युनिटी को भी हल्के में मत लीजिए, यही नहीं कि उनको राइट टू वोट दिया गया है, उस टाइम IS के पद पे भी कार्यरत है। चलिए नेक्स्ट, राइट द आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ECI। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दे रखा है कि भाई आपको इंडियन को जो आपकी चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका क्या काम होगा, कैसे बनेगी, क्या करेगी। तो आर्टिकल 324 में दे रखा है, किसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज हाउ मेनी रिट्स इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है आर्टिकल 32 के अंदर, कितने तरह के रेमेडीज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इशू करता है, 5। इन द फंडामेंटल ड्यूटीज हाउ मेनी पार्ट्स, 11 है इसका आंसर। 11 तरह के हैं। 11वां अभी जुड़ा था 2002 में संशोधन के बाद, सर्व शिक्षा अभियान के बाद, जो अमेंडमेंट हुआ था कि 1 से 14 साल के बच्चों को जोड़ना है, उससे पहले 10 था। तो यहाँ पे आंसर में भी गूगल ही डालता है UPSC भी, तो देखना पड़ता है आपको, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना पड़ता है। मैंने भी अपने स्कूल के एग्जाम में जस्ट जिस स्कूल को छोड़ गया हूँ उसमें दिया था, ये बच्चों को समझने के ऊपर। डिफाइन द टाइप्स ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होते हैं जिसमें सिटीजन कैन पार्टिसिपेट देमसेल्फ एंड सिलेक्ट देयर कैंडिडेट बाय देयर वोट्स, जिसमें वो खुद अपने चुनाव के द्वारा अपने लोगों को चुनते हैं। जैसे मैं भारत का नागरिक होने के नाते मैं अपने MP और MLA के वोट को देखने खुद जाता हूँ। इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जिसमें लोग खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, लाइक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मैं पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही पहला क्वेश्चन आपको बताया था जब मैं डिस्कस कर रहा था, उसमें MP MLA जो मेरे चुने हुए कैंडिडेट है वो जाएंगे, और स्टेट्स के अंदर जो भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के सिलेक्टिव मेंबर्स जाएंगे। राइट द फुल फॉर्म ऑफ FPTP। बच्चे ने T को गलत लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन में, तो ये है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और दूसरा है PR फुल फॉर्म। PR मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका बुक में बहुत अच्छा वो दे रखा है डिफरेंस, वो आप देख लेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये मेरे स्कूल के बच्चे के भेजे नोट्स से मैंने कराया, ये मेरे क्लास नोट्स का एक पार्ट है। इसके साथ साथ आप एडिशनली NCERT बुक पढ़िए। मेरे को अगर अपने बिजी शेड्यूल्स के अंदर से टाइम मिलता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको NCERT बुक से भी कराऊँ। जो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मेरे नोट्स को जरूर देखें, जहाँ कुछ मिस्टेक है मैंने आपको बता दी है। मैं भी एक मानव हूँ और मेरे बच्चे भी एक मानव हैं जिन्होंने आपकी भलाई के लिए मुझे नोट्स भेजे, क्योंकि मैं तो सिर्फ क्लासों में लिखवाता हूँ, कोई कंप्यूटर पर टाइप करके नहीं बनाता हूँ। तो उन बच्चों का बड़प्पन है कि उन्होंने भेजा, इस बच्ची ने। इसी के साथ मेरे से भी कुछ गलती हो सकती है बताने में, कुछ गलती है तो उसको अवॉइड कीजिएगा, अपने को और अच्छा कीजिएगा। पर मेरे पास जितनी नॉलेज का बैंक था मैंने उसमें आपको सही सही बताया। जहाँ लिखने में मिस्टेक रही, हो सकता है मेरी क्लास में बताने में बच्चों को मैंने गलत बता दिया हो, बच्चे हैं समझने में गलती रही हो, क्या पता। तो उसको अवॉइड करते हुए जो मैंने बोला उसको फॉलो करें। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, भगवान करे आप खूब सफल हो। आप मेरे को बस इतना अप्रिशिएशन दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे कई दोस्तों को फॉरवर्ड करें, क्योंकि मेरा काम 11th पे काम करने का नहीं था, पर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पे काम करने की पूरी इच्छा है।
11th स्कूल टीचर के हाथ में होता है। 9th 11th भारत के अंदर 9th 11th में कोई फेल नहीं होता। हमारे टाइम हुआ करते थे। प्राइवेट स्कूल वाले तो हर फैसिलिटी बच्चे को पास कर देते हैं, ये तो नियम है और मैं देखता आ रहा हूँ, मेरा अनुभव है 12 साल का। बेकार से बेकार बच्चा पास होता आया है। टीचर फेल कर देगा, प्रिंसिपल रूम में जाके पास कर दिया जाता है। कमाल है भारत की शिक्षा जगत का। सर्व शिक्षा अभियान 8वीं तक फेल मत करो, उसके बाद वैसे फेल मत करो। बाकी CBSE ने ठेका उठाई रखा है कि 10वीं में फेल नहीं करना, 12वीं में फेल नहीं करना, पास वो भी कर देते, चाहे फलूदा हो जाए बच्चे की ज़िंदगी का, चपड़ासी भी ना बने, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी नॉलेज लीजिए, जिस भी एग्ज़ाम को दे रहे हो उसमें सक्सेस हो जाइए। मेरी वीडियो से आपको कुछ अच्छा लगा हो तो मेरी कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई नेगेटिव लगा हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि मुझे मेरी बुराई पता लगी तभी मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा, पता ही नहीं लगेगी तो मैं इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगा। तो पूरी वीडियो देखी हो तो थैंक यू सो मच। आपने जो मुझे तुमने ज़िंदगी में से इतना वैल्यूबल टाइम दिया मेरी वीडियो देख के, थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भगवान आपको खूब सफलता दे।